हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम। बहुत-बहुत स्वागत। आइए कंटिन्यू हम यहाँ पे हमारा जो है रेलवे एग्जाम स्पेशल एनटीपीसी एलपी या फिर कोई एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें हम पीवाईक्यू देख लास्ट 10 इयर्स के जीकेजीएस। ठीक है। आज है सेट नंबर 20। तो जिसने भी पहले के सेट्स नहीं किए हैं याद से कर लेंगे। चले तो शुरू करते हैं हमारी प्यारी सी क्लास को हम बिना मोटिवेशनल थॉट के साथ। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो परिंदे का इम्तहान बाकी। तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तहान बाकी है। अभी-अभी मैंने लांघा है समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान। ठीक है? चलिए इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सेशन को बच्चे शेयर कर दो जल्दी-जल्दी से। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यही छोटा-सा काम होता है आप लोगों के पास, तो ये कर दिया करो। चले, तो हम करते हैं हमारी क्लास को। ठीक है? चले, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में सेवा देने वाली पहली भारतीय महिला अन्ना चांडी को किस उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था? Anna Chandy, the first Indian woman to serve as a High Court judge, was appointed to High Court. चलिए, अन्ना चांडी किस हाई कोर्ट में जो है ये कह रहा है सेवा देने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी ये अन्ना चांडी। अगर मैं हाई कोर्ट्स की बात करूं, भारत के जो हाई कोर्ट हैं, टोटल हाई कोर्ट हमारे कितने हैं? टोटल है बच्चे कितने? 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, जिसमें से हमारा 25th हाई कोर्ट मिला हुआ है किसको? आंध्र प्रदेश को। किसको? आंध्रा को। क्या नाम है? अमरावती हाई कोर्ट। ठीक है, अमरावती हाई कोर्ट। ओके, ठीक है। ये पॉइंट हम क्या करेंगे? याद रखेंगे। हाई कोर्ट किस आर्टिकल में हमारा दे रखा है कि भारत में एक हाई कोर्ट होगा? आर्टिकल 214 हमारा कहता है हाई कोर्ट के बारे में। तो ये किसकी? केरल सॉरी, केरल हाई कोर्ट यानी केरल उच्च न्यायालय की रही है ये अन्ना चांडी। ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे। चले, अब यहाँ पे कह रहा है चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं, है ना? कुछ फेमस फीमेल्स की बात करते हैं। आस्था पूनिया पहली महिला फाइटर पायलट है भारतीय नौसेना की। ठीक है, तो क्या नाम है? आस्था पूनिया, जो कि हमारी क्या है बच्चे? फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट इंडियन नेवी। ठीक है, यशस्वी सोलंकी की बात करते हैं, फर्स्ट वुमेन एडीसी दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी हम बात करेंगे पहली महिला एडीसी भारत के राष्ट्रपति। ठीक है की। ओके, आरती सरीन की बात करते हैं, पहली महिला महानिदेशक हैं जो कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में। ठीक है, ओके। नईमा खातून की बात करते हैं, पहली महिला कुलपति रही हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसको हम एएमयू कहते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। ठीक है, यानी फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर। ओके, आगे देखते हैं साधना सक्सेना नायर, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विस आर्मी। ठीक है, आर्मी की जो मेडिकल सर्विस है चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक रही हैं साधना। सुमन कुमारी बीएसएफ की फर्स्ट फीमेल स्नाइपर रही हैं। अवनी लेखरा पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला, यानी गोल्ड मेडल्स लेकर आई हैं ओलंपिक में। काम्या कार्तिकेयन माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला है, यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की यानी यंगेस्ट इंडियन वुमेन है ये। कौन? कार्तिक काम्या कार्तिकेयन। ज्योति रात्रे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला है, यानी ये कह रहा है ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम एवरेस्ट। कौन है? ज्योति रात्रे। अनामिका राजीव की बात करते हैं, फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ द इंडियन नेवी। ठीक है, यानी भारतीय नेवी या भारतीय नौसेना में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट रही। प्रीति रजक, जो कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार रही। ठीक है, ये कह रहा है फर्स्ट वुमेन सूबेदार इन द इंडियन आर्मी। ठीक है, ये कुछ प्यारी प्यारी सी जो है हमारे फैक्ट हैं जो आप लोग कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा लगाई गई नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? अब इंडिगो फार्मर मूवमेंट था या इंडिगो पीस एंड मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, कहाँ हुआ था जो गांधी जी ने फिर इसको लीड किया था? देखो, 1917 में होता है। कहाँ होता है? चंपारण बिहार में। ठीक है, बिहार के चंपारण में ये नील किसान आंदोलन था जो कि गांधी जी ने इसको नील किसानों को क्या दिलवाई थी बच्चा? राहत दिलवाई थी। ठीक है, एक था गांधी जी का खेड़ा आंदोलन जो कि 1918 में होता है। एक था बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में होता है। लेकिन ये गांधी जी का नहीं, ये था पटेल जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, ये हम याद रखेंगे, चंपारण सत्याग्रह। इस
हम चंपारण सत्याग्रह को हम तीन कठिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तीन कठिया पद्धति या तीन कठिया जो हमारा है बच्चा सत्याग्रह, ठीक है? तीन कठिया सत्याग्रह, ठीक है? ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये कह रहा है महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन, इनके कुछ मूवमेंट कुछ आंदोलन दे रखे हैं, जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह ये भी फार्मर मूवमेंट था 1918, अहमदाबाद मिल हड़ताल ये मिल स्ट्राइक थी जो कि लेबर के द्वारा की गई है, मिल में मजदूरी होंगे, लेबर होंगे, ठीक है? खिलाफत मूवमेंट जो कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है 1920 में चला था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम डांडी मार्च भी कहते हैं 1930 में चला था, ठीक है? सविनय विज्ञान आंदोलन की बात करते हैं, जो हो गया, ठीक है? दलित आंदोलन, ठीक है, 1932 में, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, ठीक है? तो गांधी जी ने ये मूवमेंट भारत में जब आए तो इन्होंने चलाए थे, आप लोग याद रखेंगे। बच्चे सेशन को शेयर करते जाओ। चले आगे देखते हैं। आगे आते हैं, त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम उन जिलों में शुरू किया गया था जहां 2001 की जनगणना के आधार पर महिला साक्षरता दर डैश थी। चलिए, तो ये कह रहा है जो विमेन लिटरेसी प्रोग्राम, ठीक है? विमेन लिटरेसी प्रोग्राम की बात कर रहा है, त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम, ठीक है? ये कह रहा है द एक्सेलरेटेड विमेन लिटरेसी प्रोग्राम वाज लॉन्च इन डिस्ट्रिक्ट्स वेयर द फीमेल लिटरेसी रेट बेस्ड ऑन द 2001 सेंसस वाज डैश। चलिए आंसर करेंगे। कितना? बिलो 30% यानी 30% से नीचे। तो ये उन जिलों में चलाया गया था जहां पर महिलाओं की जो साक्षरता दर थी, विमेन लिटरेसी रेट जो था, कितना था बच्चे? ये था, कितनी बात कर रहा है? बिलो 30% यानी 30% से कम, ठीक है? ओके, इंडिया के लिटरेसी रेट की बात करते हैं। भारत का लिटरेसी रेट प्रेजेंट में है 74.04%, है ना? जो कि हमारा सबसे ज्यादा केरला का है। केरला का लिटरेसी रेट हाईएस्ट है, ठीक है? और सबसे लास्ट में कौन आता है लिटरेसी रेट में? तो ये आता है बिहार। कौन आता है बच्चे? बिहार, ठीक। चले नेक्स्ट। तो ये देखो पॉपुलेशन, जनसंख्या की बात कर रहा है, थोड़ा सेंसस का डाटा उठा ले रहे हैं। तो पॉपुलेशन की बात करें, हाईएस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है, देन महाराष्ट्र, ठीक है? लीस्ट पॉपुलेशन सिक्किम की है, देन मिजोरम। यूनियन टेरिटरीज में बात करते हैं तो हाईएस्ट पॉपुलेशन दिल्ली, ठीक है? लीस्ट पॉपुलेशन लक्षद्वीप। ओके, डिकेडल ग्रोथ की बात करते हैं, यानी दशकीय वृद्धि जो हुई थी 10 वर्ष में, 2001 से और 2011 के बीच में पॉपुलेशन में, ठीक है? इस टाइमलाइन में तो सबसे ज्यादा हमारी कह रहा हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो मेघालय का रहा, फिर अरुणाचल। लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो नागालैंड का माइनस में रहा था, -0.6%। और इस डाटा से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया एग्जाम में। यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं बच्चा, तो ये कह रहा हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट किसकी? दादरा एवं नागर हवेली की रही थी। और लीस्ट किसकी रही थी? सबसे कम रही थी लक्षद्वीप समूह की, ठीक है? आगे देखते हैं। आगे आते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। अब ये कह रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या से, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने पीपल्स रहते हैं, ठीक है? तो ये कह रहा है 2011 की बात करें तो इस 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग जो है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। ये इंडिया का क्या है बच्चा? पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी 382 382 पर्सन लोग कितना प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ठीक है? स्टेट की बात करते हैं तो बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, 1106 यानी 1106 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। देन वेस्ट बंगाल है। हम बात करते हैं लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, अरुणाचल प्रदेश की, ओनली 17 पीपल्स रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। ओके, चले सेशन को बच्चे लाइक शेयर करते जाएंगे। आगे देखते हैं, यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली की है, या हम ओवरऑल कहते हैं स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में, तो पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली की सबसे ज्यादा है। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी दादरा एवं नागर हवेली की है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बायकोम सत्याग्रह जो कि 1924 में होता है, ये कह रहा है किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया? द बायकोम सत्याग्रह वाज लॉन्च इन 1924 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो बायकोम सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? चलिए, तो बच्चा ये जुड़ा हुआ है, ये कह रहा है निम्न जाति के हिंदुओं के लिए मंदिर खोलने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे और टेम्पल्स को ओपन करने के लिए बोला था, तो जो लोअर कास्ट हिंदूज हैं उनके लिए, ठीक है? तो कुल मिला के ये हमारा जातिवादी को लेकर था कि भाई लोअर कास्ट क्या है मंदिर में एंटर नहीं करेगी, है ना? तो इसीलिए चलाया गया था बाइकोम सत्याग्रह। कौन सी विशेषता एब्स यानी पक्षी की नहीं है? चलिए,
वेव्स यानी वर्ड्स की कौन-सा ऐसा हमारा जहाँ पे विशेषता नहीं है, ठीक है? तो चलिए, इनका हृदय 4 कक्षीय होता है, तो इनका जो हमारा हार्ट है वो कैसा 4 चैम्बर होता है, बिल्कुल सही है। ये कुछ अपवादों को छोड़कर जीवित बच्चों को जन्म देते हैं जो अंडे देते हैं। क्या बर्ड्स बच्चों को जन्म देते हैं? गलत, अलग ही दिख रहा है क्योंकि ये बर्ड्स क्या करते हैं एग, ठीक है? एग रिलीज़ करते हैं यानी अंडे देते हैं ना कि बच्चों को जन्म, ठीक है? ये गलत है। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स बिल्कुल सही है, ये गर्म खून वाले यानी नियत तापी जानवर होते हैं, ये फेफड़ों से सांस लेते हैं, बिल्कुल सही है। ब्रीथ करते हैं किससे? हमारे लंग्स से, ठीक है? तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा बच्चा? चलो, ऑप्शन हमारा होगा बी, ठीक है? तो इसे गलत पूछा है ना, तो ये हमारा बी इसमें नहीं है, बाकी हमारे तीनों इसमें शामिल हो जाएँगे। नेक्स्ट, ये कह रहा है कौन-सी पुस्तक अपने संबंधित लेखक के साथ गलत तरीके से जोड़ी गई है? अब बुक दे रखी है और एक साथ राइटर दे रखे हैं। तो ये कह रहा है इनकरेक्ट मैच है इनमें से एक बुक का। चलिए, कौन-सी बुक है? हिंदू स्वराज तो गांधी जी की है, हिंदू स्वराज, ठीक है? गीतांजलि रवीन्द्रनाथ टैगोर की है। गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला है। फर्स्ट एशियन या फर्स्ट इंडियन है जिनको 1913 यानी 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेसी में, साहित्य में, गीतांजलि के लिए, ठीक है? व्हाई आई एम एन एथिस्ट भगत सिंह की बिल्कुल सही है, व्हाई आई एम एन एथिस्ट भगत सिंह की है। एक और है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस की नहीं है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी। ठीक है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्होंने जेल में लिखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट मैच नहीं है। देखो, अब यहाँ पे कुछ और बुक्स हैं जैसे मुद्रा राक्षस है जो कि किसकी है बच्चा? विशाख दत्त की। ठीक है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की बुक है। एंशिएंट हिस्ट्री की बुक है ये कुछ। राजतरंगिणी कल्हण की है। कथा सरित सागर सोमदेव की। कामसूत्र किसकी है? बादशाहन की है। प्रश्नोत्तर मल्लिका अमोघ वर्ष की है। स्वप्न वासव दत्ता भास की है। पोएट भास या कवि भास कहते हैं। बुद्ध चरित किसकी है? अश्वघोष घोष की है। बुद्ध चरित अश्वघोष घोष, ठीक है। नाट्य शास्त्र किसकी है? भरत की है। भरत मुनि जिनको कहेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमोर्वशी रघुवंशम, ठीक है? रघुवंशम विक्रमोर्वशी अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्निमित्रम, ठीक है? ऐसी बहुत सारी बुक हैं बच्चे। ये हैं कि महाकवि कालिदास की, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? आंसर करेंगे जल्दी से। व्हेन वाज द इंडियन हॉकी फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड? तो हॉकी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है? हॉकी डे मनाते हैं 29 अगस्त को, ठीक है? भारत में एक व्यक्ति है, क्या नाम है? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद, जिनको हम क्या कहते हैं बच्चा? हॉकी का जादूगर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉकी का जादूगर, ठीक है? इन्हीं का जो बर्थ डेट है उसको सेलिब्रेट करते हैं हम हॉकी डे के रूप में। ठीक है? अब ये हॉकी फेडरेशन की बात कर रहा है। तो ये एस्टैब्लिश किया गया था 1925 में, ठीक है? ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट, यदि किसी बैंक की संपत्तियां देनदारियों से अधिक होती हैं तो इसे किस रूप में दर्ज किया जाएगा? चलिए आंसर करेंगे। इफ अ बैंक्स एसेट्स exceeds its liabilities, how is this recorded? चलो, तो कैसे दर्ज किया जाएगा? कैसे किया जाएगा बच्चा? नेट एसेट्स, ठीक है? शुद्ध शुद्ध संपत्ति, ठीक है? ऑप्शन हमारा होगा बी नेट एसेट्स। नेक्स्ट, आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक यानी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात कर रहा है किसमें? आईएमएफ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको कहते हैं हिंदी में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंग्लिश में कहेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके? कब स्टैब्लिश होता है? 1944 में इसकी स्थापना होती है और वर्क करना स्टार्ट करता है ये 1945 से, ठीक है? वर्ल्ड बैंक को हेल्प करता है। किसको हेल्प करता है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को हेल्प करने के लिए बनाया गया था क्योंकि वर्ल्ड बैंक का भी फाउंडेशन ईयर और वर्किंग ईयर यही है, ठीक है? किसको अपॉइंट किया गया है? तो बच्चा ये उर्जित पटेल जो कि हमारे आरबीआई के क्या रह चुके हैं? पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है? आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया? अंडर हुज लीडरशिप वाज दी 2 डेज ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज्ड? चलिए, तो किसकी लीडरशिप में इसको किया गया? बच्चा किसकी? करंट के क्वेश्चन है। ये है विजेंद्र गुप्ता। कौन है? विजेंद्र गुप्ता। चले आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 356 भारत की संघीय संरचना को किस प्रकार प्रभावित करता है?
हाउ डज आर्टिकल 356 अफेक्टेड इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर? आर्टिकल 356 में क्या है? हमारा इमरजेंसी है ना, आपातकाल, जो कि हमने कहाँ से लिया बच्चे? जर्मनी से। आपातकाल का जो प्रोविजन है, जो विचार है, थॉट है, हमने जर्मनी से लिया है। ये क्या है? ये कह रहा है, चलो देखो 352 में नेशनल इमरजेंसी है 352, ठीक है। आर्टिकल 352 क्या कहता है? हमारा नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। आर्टिकल 350 बात करता है बच्चा स्टेट इमरजेंसी की बात करता है, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जानते हैं या फिर जिसको हम गवर्नर रूल भी कहते हैं, ठीक है। ओके, आर्टिकल 356 बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, यानी वित्तीय आपातकाल। तो 356 पूछा है ना, तो आर्टिकल 356 हमारा किससे है? ये कह रहा है यह केंद्र को राज्य सरकारों को बर्खास्त करने की अनुमति देता है, ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सी, इट अलाउज द सेंटर टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। अब देखो 356 में क्या है? राज्यों में क्या लग जाता है? इमरजेंसी लग जाती है, यानी स्टेट रूल की बात कर रहा है, या हमारा जो हम कह सकते हैं गवर्नमेंट रूल, या प्रेसिडेंट रूल या गवर्नर रूल, ठीक है। यहाँ पे जब भी गवर्नर को ये लगे, तो गवर्नर क्या होता है? सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव होता है, कहाँ? स्टेट में। जब भी गवर्नर को लगता है कि भाई इस स्टेट का, इस राज्य का शासन सही से नहीं चल रहा है, मंत्रिमंडल सही से काम नहीं कर रहा है, तो वो कहता है राष्ट्रपति जी, इस राज्य में सही से शासन नहीं चल रहा है, यहाँ की सरकार सही से काम नहीं कर रही है, आप यहाँ पे आपातकाल यानी इमरजेंसी लगा दो। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं बच्चे? इमरजेंसी को लगा देते हैं, और स्टेट की सरकार जो काम कर रही थी, है ना, तो उस स्टेट का पूरा पावर किसके पास आ जाता है? सेंटर के पास आ जाता है, ठीक है। तो फिर उसको अब कौन पूरे तरीके से देखेगा, रेगुलेट करेगा, पूरे तरीके से सेंटर करेगा, ठीक है। तो ये इमरजेंसी होती है, जो कि आर्टिकल 356 के तहत कहाँ लगाई जाती है बच्चा? स्टेट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वानखेड़ा स्टेडियम क्रिकेट मैदान किस शहर में है? ठीक है, चलो, इन विच सिटी दी वानखेड़ा स्टेडियम क्रिकेट ग्राउंड लोकेटेड? वानखेड़ा स्टेडियम कहाँ है बच्चे? ये हमारा है महाराष्ट्र, मुंबई, ठीक है। ऑप्शन होगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्तिकाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है। चलिए, ओके, कौन सा सही नहीं है, करेक्ट नहीं है? तो देखो तीन सही है, वो पढ़ते हैं। पशु कोशिकाओं में आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। कुछ पौधों की कोशिकाओं में केंद्रीय रिक्तिका कोशिका के अधिकांश आयतन को घेर सकती हैं, ये भी सही है। रिक्तिकाएं ठोस और तरल दोनों के लिए भंडार थैलियों के रूप में काम करती है, ये भी सही। सामान्यतः पशु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं की तुलना में बड़ी होती है, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या होगा? आंसर ए, ठीक है। ठीक है, तो इसने बोला है जो एनिमल हम कह सकते हैं कोशिका यानी सेल्स में, ये कह रहा है। तो पशु कोशिकाओं में क्या होता है? पौधों कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, और ऊपर वाले में कह रहा है बड़ी होती हैं, वो उल्टा कर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत के निम्न में से किस विभाग का पुनर्गठन बलबन ने किया था? ठीक है, पुनर्गठन यानी रीऑर्गेनाइज्ड की बात कर रहा है दिल्ली सल्तनत, ठीक है। बलबन ने किया था, तो किस डिपार्टमेंट को कुल मिला के बलबन के द्वारा शुरू किया गया था या चलाया गया था? कौन सा था बच्चा? दीवाने अर्ज, जो कि एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, दीवाने अर्ज, ठीक है। चले, ओके। अब यहाँ पे दे रखा है प्रमुख केंद्रीय विभाग, मेन सेंट्रल डिपार्टमेंट, जैसे दीवाने विजारत, ये था हमारा वित्त विभाग, इसका प्रमुख होता था वजीर, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट था जिसका हेड था वजीर, ठीक है। दीवाने अर्ज, सॉरी सैन्य विभाग था, मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बोल दिया क्या? ये क्या था? मिलिट्री डिपार्टमेंट था, ये किया था बलबन ने स्टैब्लिश। दीवाने इंशा, जो कि एक शाही पत्राचार और आदेशों का रिकॉर्ड था, रॉयल हम कह सकते हैं पत्राचार, या जो भी हमारे जो भी रिकॉर्ड्स होते थे ना, लेटर चिट्ठी विट्ठी के, उसका रखता था। दीवाने रिसालत की बात करते हैं, धार्मिक और विदेशी मामले, अपील, रिलीजियस एंड फॉरेन अफेयर्स या अपील्स की बात करता है ये। दीवाने कज़ा, ठीक है, ये क्या था? न्याय विभाग, ठीक है, ये क्या था? जस्टिस डिपार्टमेंट, इसका हेड होता था काजी उल कुज़ात, ठीक है। तो ये कुछ हमारे डिपार्टमेंट थे जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे फेमस थे, ठीक है। तो आप इनको क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। चले आगे देखते हैं बच्चे, ठीक है। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति सरकार की किस शाखा का हिस्सा है? चलिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट की किस ब्रांच या किस शाखा का हिस्सा है? ये कह रहा है लेजिस्लेटिव ओनली, एग्जीक्यूटिव ओनली, जुडिशियल ओनली, बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। आंसर करेंगे।
चलिए, किसका है बच्चा? तो ये होगा कार्यपालिका और विधायिका दोनों, बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है, किसकी? हमारा वाइस प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट नहीं वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो प्रेजेंट में कौन है ये? प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कौन बताएगा? अभी कुछ टाइम पहले चेंज हुआ है ना, सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। कौन है? सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। चले, नेक्स्ट। वह भारतीय बंदरगाह कौन सा है जो लौह अयस्क आयरन ओर का सबसे बड़ा निर्यातक है? विच इंडियन पोर्ट इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आयरन ओर? चलिए, कौन सा ऐसा भारतीय बंदरगाह है या पोर्ट है सबसे ज्यादा आयरन ओर करता है एक्सपोर्ट? तो कौन सा है? ये है मार्मागुआ पोर्ट, जो कि हमारा कहाँ पर है? गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा में, ठीक है। पारादीप पोर्ट कहाँ है? उड़ीसा में है। ओके, चेन्नई पोर्ट पता ही चल रहा होगा, तमिलनाडु में, नाम से ही। विशाखापत्तनम पोर्ट कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। इंडिया का सबसे सिक्योर या सुरक्षित बंदरगाह है कौन सा? आपका जो है विशाखापत्तनम, ठीक है, सबसे सिक्योर। आंसर हमारा हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित पहली हिंदी पुस्तक टॉम ऑफ सैंड के लेखक का नाम बताइए। रेत समाधि, टॉम ऑफ सैंड इसको क्या कहेंगे? रेत समाधि, ठीक है। एक नोवेल है, एक उपन्यास है, इसको बुकर प्राइज मिला, ठीक है। तो इसके ऑथर का नाम पूछा जा रहा है, इसको क्या मिला बच्चा? इसको अवार्ड मिला, कौन सा? बुकर प्राइज, ठीक है। चलिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज तो किसका है बच्चा? ये है गीतांजलि श्री का। ये किसका है? गीतांजलि श्री का है। आज से 2 साल पहले बहुत चर्चा में रहा था, बहुत क्वेश्चंस बने थे इससे पूरा साल एग्जाम में। चले, रेत समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? चलिए, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर एंड नेशनल इमरजेंसी? अभी तो मैंने आपको बताया था 52 में नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है। 356 में स्टेट इमरजेंसी है, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल या गवर्नमेंट रूल कहते हैं, और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है ना, अभी तो हमने बताया। चले, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट। कौन सी वास्तुकला शैली इन विशेषताओं से परिभाषित होती है? रिब्ड वॉल्ट, नुकीले मेहराब, फ्लाइंग बट्रेस और रंगीन कांच की खिड़कियां। चले, तो एक हमारी आर्किटेक्चरल स्टाइल है, ठीक है, वास्तुकला शैली है, जिसमें ऐसी चीजों को हम यूज करेंगे। तो बच्चा ये गॉथिक स्टाइल है। कैसी है? गॉथिक स्टाइल, ठीक है। कैसी है? गॉथिक स्टाइल। गॉथिक स्टाइल जो भी आपको घर दिखेंगे ना, ऐसे यूरोपियन वगैरह घर दिखेंगे, गॉथिक स्टाइल में मिलेंगे वो। ऑप्शन हमारा होगा डी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आयोग भारत में एक वैधानिक निकाय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन इंडिया? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, किसकी बात कर रहा है? एनसीएसटी की बात कर रहा है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एनएचआरसी। नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स, एनसीएफ। नेशनल कमीशन फॉर विमेंस, एनसीडब्ल्यू। चले, तो कौन सा स्टैट्यूटरी बॉडी की बात कर रहा है? नहीं है, वैधानिक निकाय नहीं है। स्टैट्यूटरी यानी हमारी किसकी बात कर रहा है? वैधानिक या कानूनी या लीगल बॉडी नहीं है। तो कौन सी नहीं है बच्चा? नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स, ये नहीं है हमारी। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमारी सारी हैं। चले, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है? इंडियन क्लासिकल डांस। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्लासिकल इंडियन डांस? कितने हैं इंडियन क्लासिकल डांस? तो बच्चा ये 9 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 9, ठीक है। ओके, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है, ठीक है। ओके, लावणी महाराष्ट्र का है, लेकिन ये फोक डांस है। लावणी, गरबा, भांगड़ा, देखो, गरबा है गुजरात का, फोक डांस है। लावणी महाराष्ट्र का है, फोक डांस है, फीमेल्स के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा, ठीक है। ओके, भांगड़ा किसके द्वारा किया जाता है? भांगड़ा और गिद्दा, तो ये है पंजाब के, ठीक है। पंजाब का है, जो कि मेल्स के द्वारा किया जाता है, आदमियों के द्वारा, ठीक है। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा? इसने भरतनाट्यम जो है क्लासिकल डांस पूछा है, तो ये है हमारा भरतनाट्यम, ऑप्शन ए, ठीक है। क्लासिकल डांस पूछ रहा है ना, तो भरतनाट्यम है, जो कि तमिलनाडु का है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? अब ड्यूस टर्म है तो किस स्पोर्ट या किस खेल से रिलेटेड है? चलो, आंसर करो। ड्यूस, ओके, जल्दी से आंसर करेंगे। किससे है बच्चे? ये है टेनिस से जुड़ा हुआ है। किससे है? टेनिस। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन-सी अनुसूची विधायकों को दल-बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराने के प्रावधानों को शामिल करती है? चलो भाई, ठीक है, अयोग्य यानी डिस्क्वालिफाइंग की बात कर रहा है, ठीक है, जो एमएलएज़ हैं, ठीक है, तो कौन-सी शेड्यूल है? अब दल-बदल की बात करें, दल-बदल जब होता है डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था ना कब? ये लाया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ये क्यों लाया गया था? ये लॉ लाके एक हमारी कौन-सी 10th शेड्यूल जोड़ दी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10वीं अनुसूची, ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई भी मंत्री क्या करता था, जी एमएलए वगैरह क्या करते थे बच्चा, ये एक पार्टी में सेलेक्ट हो गए, कोई पॉलिटिकल पार्टी में, इन्होंने देखा कि वो पॉलिटिकल पार्टी का बोलबाला नहीं है या कम है, तो दूसरे में चले जाते थे। तो ये आया राम गया राम की एक पॉलिसी, एक नीति चल रही थी, ठीक है, कि भैया बिना पेंदे के लोटे इधर लुढ़क जाओ, कभी उधर लुढ़क जाओ। इससे क्या होता था, इससे कोई भी सरकार क्या है मजबूती से अपना प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी, है ना? और भाई घर का बेदी लंका ढाई वाला सिस्टम भी हो रहा था कि तुम जब तक तुम्हें उधर बेनिफिट दिखा तुम उधर रहे, फिर इधर भाग गए, तो वैसे था कुछ, ठीक है? तो यहाँ पे फिर लाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ कब 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, और एक 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दी गई, ठीक है, तो ये याद रखना, दल बदल विरोधी कानून लाया गया। व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए वैज्ञानिक शब्द क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक टर्म फॉर व्हाइट ब्लड सेल्स? चले आंसर करेंगे। डब्ल्यूबीसी इसकी बात कर रहा है। क्या है इसके लिए? तो ये है ल्यूकोसाइट, ठीक है, ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए ना, क्या होगा बच्चा? ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, चले, ओके। एक और क्वेश्चन देखते हैं हमारा, कौन सा युग भारतीय संविधान की अनुसूचियों के संबंध में सही सुमेलित है? अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ शेड्यूल्स दे रखे हैं, तो कह रहा है कौन सा पेयर करेक्ट है, मैच कर रहा है। चलिए, ये कह रहा है हमारी 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियां, मतलब 11th शेड्यूल में पंचायत हैं, बिल्कुल सही है, पंचायतों के बारे में बताता है, बहुत अच्छे। ठीक है, 12th शेड्यूल हमारा इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कह रहा है 12वीं, ठीक है। 10वीं अनुसूची अभी तो हमने देखा हमारा क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात कर रहा है। 10वीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, देखो लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो लैंग्वेज हमारी 8th शेड्यूल में है, ठीक है, तो ये गलत है। 12th शेड्यूल में हमारी क्या है बच्चा, नगर निगम, ठीक है, नगर निगम, नगर निगम या नगर पालिकाएं हैं, यानी म्युनिसिपैलिटीज हैं, तो ये भी हमारा गलत है, ठीक है, ओके, 12th में है ये। 9th शेड्यूल की बात कर रहा है, ये कह रहा है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन यानी आवंटन, यानी एलोकेशन ऑफ पावर्स, पावर्स का डिवीजन किया गया यूनियन स्टेट में, ये किया गया बच्चा 7th शेड्यूल में, ठीक है। ये सारी गलत मैच हो रखी है, ओनली हमारी फर्स्ट सही है, पंचायत, है ना, ओनली हमारी फर्स्ट सही है। 11th शेड्यूल जो है पंचायतों से रिलेटेड है, जो कि कब जोड़ी गई थी 11th शेड्यूल? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में हमारा क्या होता है, पंचायतों से रिलेटेड अमेंडमेंट होता है, ठीक है, ये पॉइंट हम याद रखेंगे और हमारी 11वीं अनुसूची को जोड़ दिया जाए, ठीक। चले आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, आज का होमवर्क क्वेश्चन लेते हो बच्चा, टुडेज होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, ओके। अरे कहाँ गया टुडेज होमवर्क क्वेश्चन? अमित शाह ने असम के सबसे बड़े मल्टी स्पोर्ट्स हब का उद्घाटन कहाँ किया है? वेयर डिड अमित शाह इनॉग्रेटेड असम्स लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स हब? तो कहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया है, ये आपका होमवर्क है, आप आराम से कर लीजिएगा। जो भी मेरा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं, छवि मैम के नाम से, नाम से है छवि मैम के नाम से मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम पेज है, तो आप फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं, तो इसको ज्वाइन कर लेंगे, छवि में आप डबल एच लगा लेंगे। छवि मैम में आपको कोई भी स्पेस नहीं देना है, छवि मैम, ठीक है? कोई स्पेस नहीं देना है, विदाउट स्पेस आपको लिखना है, तो मेरा इंस्टाग्राम जो पेज है वो आपके पास आ जाएगा, चैनल, ठीक? तो जहाँ पे आपकी कोई क्वेरी क्वेश्चन हो आप पुट अप कर सकते हैं मुझसे। चलिए, इसी के साथ क्लास को दी एंड करते हैं बच्चे, तो पीडीएफ मिल जाएगा ओनली बोर्ड के एप्लीकेशन पर, ऐप पे जाएँगे, कोर्सेज़ में जाएँगे, क्लिक करेंगे, तो यहाँ मिलेगा आपको यूट्यूब क्लास पीडीएफ, ओके? तो आप ले सकते हैं ईज़िली। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करेंगे, और क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट भी ज़रूर। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में गाइस। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।